हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। और ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 2 तक, उन क्वेश्चनों को मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन का आंसर और इसमें दिया है ABCD एक आयत है, बिंदु PQR व S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। जैसा कि आप देख सकते हैं ABCD एक आयत है और यहाँ पर PQRS इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। P है AB का मध्य बिंदु और Q है BC का मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु है R और AD का मध्य बिंदु है S। ये सब दिया है हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो PQRS है, बीच में जो ये एक चतुर्भुज बना हुआ है, ये PQRS, ये एक समचतुर्भुज है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमें रचना करनी है। रचना हम करेंगे, AC को मिला देंगे। ठीक है, AC को मिलाया, इसके बाद हम आगे काम शुरू करेंगे उपपत्ति में। इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC ये दिया गया है। अब लिखेंगे चूँकि बिंदु P व Q क्रमशः भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु है, इसलिए PQ समांतर हो जाएगा AC के तथा PQ बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AC का हाफ। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 1। और ये कौन सी यहाँ पे प्रमेय लगी है? मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में ये P और Q इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, इसलिए ये PQ इसके समांतर होगा AC के, और साथ ही ये PQ बराबर हाफ ऑफ AC भी होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अभी तो हमने त्रिभुज ABC में लिया, अब हम काम करेंगे ADC में। इसमें भी यही काम हो जाएगा। इसमें R और S मध्य बिंदु हो गए, तो लिख देंगे चूँकि बिंदु R व S क्रमशः भुजाओं, R आप देख सकते हैं CD का मध्य बिंदु है, CD व AD के मध्य बिंदु है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो यहाँ पर R और S ये मध्य बिंदु है, एक CD का हो गया और एक AD का मध्य बिंदु हो गया, इसलिए SR समांतर हो जाएगा AC के, ये इसके समांतर हो गया, तथा SR बराबर हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 2 और ये भी यहाँ पे हो गया मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिख देना है। तो 2 समीकरण हमारे पास बन चुकी है। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं चूँकि PQ और SR दोनों AC के समांतर है, इसलिए ये दोनों आपस में भी समांतर हो जाएंगे। इसी प्रकार से PQ और SR हाफ AC के बराबर है, इसलिए ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे तथा PQ बराबर है SR के। ठीक, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं आकृति में, जब ये PQ SR के समांतर है और ये बराबर भी है, तो ये जो PQRS है ये क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिख देंगे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी की। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज, या आप इसको आयत भी कह सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी में, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत दिया गया है तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डी बराबर बी सी। क्योंकि ये आयत है तो जो ए डी है ये वाली भुजा बी सी के बराबर होगी, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये बराबर है, लेकिन क्यों बराबर है? क्योंकि ये सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा हो गई है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं लिख सकते हैं आप, ये हो गई सम्मुख भुजाएं, इसलिए आपस में बराबर है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए डी बराबर हाफ बी सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डी का हाफ ए एस और बी सी का हाफ, यहाँ आप देख सकते हैं ए डी का हाफ हो गया ए एस और बी सी का हाफ हो गया बी क्यू, इसलिए हमने ए एस बराबर बी क्यू लिख दिया है और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 4। ठीक, अब हम काम करेंगे इन दो त्रिभुज में, एक है त्रिभुज ए पी एस और एक है त्रिभुज बी पी क्यू। इन दो त्रिभुजों में हमें काम करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज बी पी क्यू में। ठीक है, तो इन दो त्रिभुज पे हमें काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुज में ए पी बराबर बी पी है। क्यों है ये दोनों बराबर? क्योंकि पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए दोनों ये बराबर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ए एस बराबर बी क्यू, ये हमने समीकरण 4 में प्रूफ की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 4 ए एस बराबर बी क्यू। ठीक है, इसलिए बराबर हो जाएगा। फिर जो तीसरी चीज़ है वो है यहाँ पर कोण, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है, इसलिए यहाँ पे भी 90 का कोण होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज आपस में हो जाएंगे सर्वांग सम। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए पी बराबर बी पी। ऐसा क्यों हुआ? चूँकि पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए बराबर हो गया। ठीक है, फिर ए एस बराबर हो गया बी क्यू, ये हुआ समीकरण 4 से बराबर, समीकरण 4 से। फिर कोण पी ए एस बराबर हो गया कोण पी बी क्यू, ये हो गया प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, इसलिए बराबर हो गया ये। ठीक है, तब त्रिभुज ए पी एस सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी पी क्यू के, दोनों सर्वांग सम हो गए। क्यों हुए? एस ए एस नियम से ये सर्वांग सम हो गए, क्योंकि इसमें एक हमें कोण मिल गया, दो भुजाएं मिल गई, तो एस ए एस नियम लग गया। अब जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनकी एक संगत भुजा है पी एस बराबर पी क्यू, ये भी बराबर हो जाएगी। इसे लिखेंगे हम सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ऐसा हो गया। ठीक, ये होगी समीकरण नंबर 5। ये देख सकते हैं आप भुजा यहाँ पर पी एस बराबर पी क्यू, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये भुजा इसके बराबर हो गए। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 5 से। समीकरण 3 और अगर 5 को आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, ये सभी आपस में क्या है? बराबर है। अर्थात जो इसमें पी क्यू आर एस है एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ समीकरण नंबर 3 और 5। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 है पी क्यू बराबर एस आर के है। ठीक है, और दोनों ही समांतर भी है। अब समीकरण 5 में हम देखेंगे कि ये जो पी एस है पी क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों समीकरण का अगर हम यूज़ करते हैं ये सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति 8.21 में ये आकृति है, देख सकते हैं। दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है प्रश्नावली का चौथे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में, जिसमें ए बी समांतर है डी सी, ये आपस में समांतर हो गए। बी डी एक विकर्ण है, ये देख सकते हैं। ई ए डी का मध्य बिंदु है, जो ई है ये ए डी का मध्य बिंदु है।
ई एफ, ये जो ई एफ है ये समांतर है ए बी के, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो एफ है ये बी सी का भी मध्य बिंदु है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे सबसे पहले हम, माना डी बी ई एफ को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करता है। हमने इसमें मान लिया है कि जो डी बी है वो ई एफ को जी पॉइंट पे कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इसलिए फिर त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी, इस त्रिभुज में हम लेके चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि ए डी का मध्य बिंदु ई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए डी का मध्य बिंदु है ई, तथा ई जी समांतर है ए बी के, और जो ये ई जी है ए बी के समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि ये पूरा ई एफ ए बी के समांतर है, तो ई जी भी ए बी के समांतर होगा, ठीक है। ठीक ये है, इसलिए जी बी डी का मध्य बिंदु है। ये हो गया मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है, विलोम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि ए डी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है, तथा ई जी समांतर है ए बी के। अगर ये दोनों समांतर है और ये इस एक भुजा का मध्य बिंदु है, तो अपने आप ही जो ये वाला पॉइंट है ये भी इस भुजा का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये भी क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब पुनः यही काम हमें करना है, पुनः त्रिभुज बी डी सी में अब हम काम करेंगे, त्रिभुज बी डी सी में, इसमें उल्टा यहाँ पे लेके चलेंगे, उल्टा त्रिभुज, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि जी बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये हमने लिख दिया है, तथा जी एफ समांतर है डी सी के, ठीक है, ये है। अभी हमने प्रूफ किया ये जी जो है मध्य बिंदु है बी डी का, तो वही लिख दिया, तथा जो जी एफ है वो डी सी के समांतर है, क्योंकि ये पूरा ए बी के समांतर है और ए बी इसके समांतर है, तो ये भी इसके समांतर होगा, ठीक है। तो वही लिख दिया हमने यहाँ पे, ये मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है, इसलिए एफ बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये भी हो गया मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं चूँकि ये मध्य बिंदु है और ये भुजा इसके समांतर है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ही होगा इस भुजा का मध्य बिंदु की प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का पांचवा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति 8.22 में दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के पांचों क्वेश्चन का आंसर। इसमें दिया गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि आप आकृति में देख सकते हैं, जिसमें ई और एफ जो है क्रमशः ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि जो ए एफ है और ई सी है ये विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब 3 बराबर हिस्सों में इसको बांटते हैं, ठीक है। यानी कि डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे सबसे पहले हम ए बी समांतर सी डी, ये हमें दिया गया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसलिए ये बराबर हमने लिख दिया है, ठीक है। ए बी समांतर सी डी। अब जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो ये जो ए ई है ये इसके भी समांतर होगा, है ना। तो इसलिए ए ई समांतर एफ सी,
ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी समांतर सी डी के होगा और साथ ही ए बी बराबर सी डी भी होगा। तो लिख देंगे ए बी बराबर सी डी या डी सी, ठीक है। तो लिख देंगे ये भी समांतर चतुर्भुज की क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजाएं। ये लिख देंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ए बी बराबर हाफ डी सी, दोनों ओर हाफ से मल्टीप्लाई कर दी। अब जो ये हाफ ए बी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ई, क्योंकि ई मध्य बिंदु है ए बी का, तो आधा आधा ये बटा हुआ है, तो इसको मैं ए ई लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हाफ डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी, ठीक, एफ सी लिख दिया। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर आप देखेंगे कि ए ई समांतर है एफ सी के और ए ई बराबर भी है एफ सी के, ये इसके समांतर भी है और ये इसके बराबर भी है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ए ई सी एफ क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, ये लिख दिया हमने। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए हम लिखेंगे ई सी समांतर है ए एफ के, यानी कि जो ये ई सी है ये ए एफ के भी समांतर है, क्योंकि ये समांतर है आपस में और बराबर भी है, तो ये भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएगी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे हम त्रिभुज डी क्यू सी में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं त्रिभुज डी क्यू सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ ये मध्य बिंदु है डी सी का, और पी एफ समांतर है क्यू सी के, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया कि ये जो है इसके समांतर है, तो ये भी आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हमें पता चल गया कि एक यहाँ पे मध्य बिंदु ये मिल गया हमें, ये समांतर हो गया, तो ये जो पी पॉइंट है ये भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा इस डी क्यू का। क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चूँकि एफ डी सी का मध्य बिंदु है तथा पी एफ समांतर है क्यू सी के, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 से है ऐसा, पी एफ क्यू सी के समांतर है समीकरण 3 से, क्योंकि ये समांतर थे तो ये भी समांतर हो जाएंगे आपस में, इसलिए पी डी क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। चूँकि ये मध्य बिंदु है एफ डी सी का और पी एफ समांतर क्यू सी है, इसलिए पी डी क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ऐसा हो जाएगा, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब चूंकि ये पी पॉइंट डी क्यू का मध्य बिंदु है इसलिए डी पी बराबर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे डी पी बराबर पी क्यू। ये हो गई समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार हम काम करेंगे त्रिभुज बी ए पी में। पहले त्रिभुज देख लेते हैं, ये रहा त्रिभुज बी ए पी। इस त्रिभुज पे हम काम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई मध्य बिंदु है और ये दोनों समांतर है आपस में, तो क्यू भी बी पी का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और जब ये क्यू इस बी पी का मध्य बिंदु हो जाएगा तो बी क्यू बराबर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, त्रिभुज बी ए पी में बी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू के। ये हो गई समीकरण नंबर 5। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 व 5 से। समीकरण 4 व 5 को अगर आप देखेंगे डी पी बराबर पी क्यू है और बी क्यू बराबर पी क्यू है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डी पी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर क्या है, बी क्यू, तो सीधा बी क्यू ही यहाँ पे लिख दो। तो डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, ये हमें प्रूफ करना था। ये देख सकते हैं डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है ए बी सी डी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है
दर्शाइए कि फर्स्ट पॉइंट है डी भुजा AC का मध्य बिंदु है, सेकंड पॉइंट है MD लंब है AC पर, और थर्ड पॉइंट है CM बराबर MA बराबर हाफ AB। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के छठे क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहा गया है ABC एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है। जैसा कि आप देख सकते हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें C समकोण है। यहाँ पर MAB का मध्य बिंदु है, ये जो M है ये इस AB का मध्य बिंदु है, और BC समांतर है MD के, ये है BC और ये इस MD के समांतर है। हमें सिद्ध करने हैं 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि जो D है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक, और जो ये MD है ये लंब है AC पर, मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये यहाँ पे लंब है। तीसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जो CM है ये बराबर है MA के और बराबर है ये हाफ ऑफ AB के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो उत्पत्ति में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में लेके चलेंगे ACB, ये त्रिभुज आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे MAB का मध्य बिंदु है, ये हमें पता है M जो है AB का मध्य बिंदु है, तथा जो MD है वो समांतर है BC के, ठीक, इसलिए जो D है वो AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, D AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये जो D है ये AC का मध्य बिंदु है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो M है ये AB का मध्य बिंदु है और साथ ही ये इसके समांतर भी है। ठीक है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये जो पॉइंट है ये इस भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई, D AC का मध्य बिंदु है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे चूँकि MD समांतर है BC के, ये जो MD है ये BC के समांतर है, और जो AC है वह एक तिर्यक रेखा हमने मान ली, तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये दोनों तो समांतर हो गए और ये हमने एक तिर्यक रेखा यहाँ पे हमने मान ली है, इसलिए कोण ADM बराबर कोण ACB ये हो जाएंगे संगत कोण, संगत कोण। चूँकि ये दोनों समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा हमने मान ली है, इसलिए यहाँ पर जो ADM ये वाला जो कोण है वह कोण ACB के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, संगत कोण हो गए ये। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि ACB, क्वेश्चन के अंदर ACB हमें 90 डिग्री दिया गया था, अब ACB ADM के बराबर है तो ये ADM भी अब क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ADM बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ADM 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अब अगर ADM 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये DM है ये AC पर क्या है, लंब है, तो लिख देंगे DM या MD लंब है AC पर। ठीक, ये सेकंड पॉइंट है, ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कोण ADM प्लस कोण CDM बराबर 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म कोण की वजह से। ठीक है, रैखिक युग्म कोण। एक बार आकृति में देख लेते हैं इसको, कोण ADM प्लस कोण CDM। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीधी रेखा पे ये दोनों कोण हम ले रहे हैं, तो ये कैसे कोण होंगे, रैखिक युग्म कोण होंगे। तो यहाँ पर ADM की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है, CDM की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, ये हमें निकालनी है। तो CDM बराबर बच गया बराबर में 180 डिग्री, कोण CDM ऐसे रहेगा, 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 90 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कोण CDM बराबर भी कितना निकल गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो कोण CDM भी 90 डिग्री हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम काम करेंगे त्रिभुज ADM और त्रिभुज CDM पर, इन दोनों त्रिभुज में हम काम करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं DM तो कॉमन हो गया, ठीक है, और AD बराबर CD हो जाएगा क्योंकि D मध्य बिंदु हो गया AC का, और साथ ही एक कोण ये भी आपको बराबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM में
इन दोनों त्रिभुज पे हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे AD बराबर CD हो जाएगा, चूँकि DAC का मध्य बिंदु है इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर जो DM है वो DM के बराबर है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वो लिख देंगे कि ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक, फिर एक कोण है ADM बराबर हो जाएगा कोण CDM के, ये हो गया प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है इसलिए बराबर हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे तब त्रिभुज ADM सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज CDM के। क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा SAS नियम से। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एक कोण है, दो भुजा है, तो SAS नियम से सर्वांग सम हो गया। अब अगर ये सर्वांग सम हो गए दोनों, तो यहाँ पर जो संगत भुजाएं हैं इनकी CM बराबर MA, ये CPCT से बराबर हो जाएंगे। ये भी, ये हो गई समीकरण नंबर 1। ये देख सकते हैं आप, CM बराबर MA, ये संगत भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि M AB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिख सकते हैं MA बराबर MB, दोनों ये बराबर हो जाएंगे। या इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB। यहाँ पे आप देख सकते हैं M AB का मध्य बिंदु है, इसलिए MA बराबर MB लिख सकते हैं, या हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं इसको। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से CM बराबर, ये देख सकते हैं आप, CM बराबर MA, और MA किसके बराबर है? MB के, और MB किसके बराबर है? हाफ ऑफ AB के। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, या CM बराबर MA बराबर हाफ ऑफ AB। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई है। अगला जो चैप्टर है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।